अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 14। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा क्लास, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, आपकी बुक में 36 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। इसको सही कर लीजिएगा, दिस इज 12। ठीक है, अगर आप 36 से करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो फिर मुझे मत कहिएगा कि मिस हमारा आंसर नहीं आ रहा है या जो भी है। तो इसको आप अभी से करेक्ट कर दीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता है कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है, लेकिन यहाँ पर एक आर्म ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, इक्विलेटरल ना ही राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये देख लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है जिसकी दो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अब जब एंगल इक्वल होते हैं, देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल जब आमने सामने के इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये भी इक्वल है, यानी कि ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड्स ये होगी, इसकी अपोजिट साइड्स ये होगी, ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर मैं इस साइड्स को x कह रही हूं तो ऑफ कोर्स ये भी क्या होगी? x होगी। ठीक है ना, दोनों की दोनों क्या होंगी? x होंगी। अगर ये x है तो ये भी x होगी, यकीनन, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो साइड होती है ना, थर्ड साइड, ये इक्वल नहीं होती, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये अपोजिट साइड्स तो आपस में इक्वल है, तो मैंने इनको जो इक्वल साइड है उसको एक नाम दे दिया x, वो भी x है, वो भी x है। अब ये जो अनइक्वल साइड है मेरी, इसको हम कह देते हैं कि ये y है, इसको डिफरेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाली जो साइड है मेरी वो क्या है? y है। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। जी, तो उसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है। बेसिकली पैरामीटर क्या होता है? अगर हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स को प्लस कर दें, ठीक है ना, या आप किसी भी रेक्टेंगुलर शेप ले लें, अगर हम उसके तमाम साइड को प्लस कर देते हैं तो हमारा पैरामीटर आ जाता है। स्क्वायर हो, उसकी तमाम साइड को प्लस कर दें तो पैरामीटर आ जाता है। यानी कि तमाम साइड्स में जितनी भी उसकी लेंथ गिवन है, उन तमाम लेंथ को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो पैरामीटर होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, ये जो आपको अनइक्वल साइड पे लाइन नजर आ रही है ना, हाइट, हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हाइट जो है ना, ये क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड कहलाती है। ठीक है, और उन्होंने कहा है एल्टीट्यूड और टू अनइक्वल साइड, यानी अनइक्वल साइड से वो क्या कर रही है? मीट कर रही है, मिल रही है, तो ये हमारी क्या है? एल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड की लेंथ यानी हाइट की लेंथ कितनी है मेरी? 12, ये 12 है। अच्छा क्लास, अगर ऐसा कर लूं मैं कि ये जो इतना मेरा पार्ट है, ट्रायंगल का इतना जो पार्ट है, ठीक है ना, उसको मैं अलग कर लूं, ऐसे अलग करके लिखूं, समझे कि ये वाला ट्रायंगल उठा के मैंने यहां रख लिया है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल यहां रख लिया है उठा के, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये 12 है। ठीक है ना, यहाँ पर भाई ये लेंथ, हाइट तो वही है ना, वही हाइट यहाँ आ गई है, तो ये मैंने ऐसे कैसे ये वाला ट्रायंगल उठाया और यहाँ रख लिया, ये मेरी हाइट 12 है इधर, और ये साइड यहाँ पर x है, x ही लिखी हुई है। ठीक है ना,
अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ तो y है ना, मैंने y कहा था। तो आप देख रहे हैं क्लास कि ये जो लाइन मैंने सेंटर में लगाई है, ये बिल्कुल इसके सेंटर को यानी मिडिल पॉइंट को टच कर रही है। अनइक्वल साइड के जो मिड पॉइंट है बिल्कुल इसको जाके टच कर रही है। तो मैंने अगर इस वाले ट्रायंगल को उठा के इधर रखा है तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल इसका हाफ हाफ किया है ना। अनइक्वल साइड जो मेरे पास है उसको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल हाफ कर दिया। यानी कि इतना हाफ जो है वो मैंने उठा के यहाँ रख दिया, हाफ इधर रिमेनिंग है। ठीक है, तो जो हाफ मैंने उठा के रखा है तो मैं y का भी क्या करूंगी, हाफ करूंगी। तो किसी भी चीज का हमें हाफ करना हो, किसी भी वेरिएबल का, चाहे x हो y हो कोई भी नंबर हो, अगर हमें उसका हाफ फाइंड करना हो, सिंपल आप उसको 2 से डिवाइड कर दें, हाफ हो जाएगा। तो अगर मैंने y का इधर हाफ लिया है अनइक्वल साइड, तो मैं क्या करूंगी, y को 2 से डिवाइड कर दूंगी। इस तरीके से y को क्या करूंगी, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये मेरा हाफ अनइक्वल साइड सेपरेट हो गया। तो उम्मीद है कि फिगर में जो मैंने अब तक एक्सप्लेन करा है वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई पैरामीटर तो दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो इनकी जो तीनों साइड्स है ना ट्रायंगल की, एक्स वाई जेड, वो हमें फाइंड करनी है। सॉरी, एक्स एंड वाई, वाई जेड नहीं, एक्स एंड वाई, वो हमें फाइंड करनी है। तो क्लास सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हमने फिगर में सपोज की है वहां ये लिख भी लेते हैं। लेट इक्वल साइड को तो मैंने x कहा हुआ है, लेट द इक्वल साइड ऑफ isosceles triangle इक्वल टू, किसके इक्वल है, वो साइड्स जिनको मैंने इक्वल कहा है वो क्या है, x है। ठीक है, और अनइक्वल साइड को मैंने क्या कहा है, y कहा है। तो यहां लिखिएगा अनइक्वल साइड ऑफ, या आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं ऐसे नहीं लिख रही, इसी के नीचे इस तरह से स्लैश लगा दिया। इसका मतलब है कि यही चीज कॉपी की है मैंने। अनइक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू y, उसको मैंने क्या सपोज किया है, y। ठीक है जी, अब हम इसकी कंडीशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन बनेगी यहां पर, देखिए उन्होंने कहा है पहले पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल का हमें पैरामीटर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी से क्या मुराद है, यानी इसकी तीनों साइड, एक साइड को a कहा, b कहा, c कहा। ठीक है ना, तीनों साइड को अगर प्लस किया जाए तो हमारा किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया है, आइसोसेलेस। तो हमने दो साइड्स को तो इक्वल कह दिया, एक साइड को हमने, अनइक्वल साइड को हमने y कह दिया, जो इक्वल साइड है उसको x कह दिया, और जो अनइक्वल साइड है उसको y कह दिया। तो अब यहाँ पर हम किसी भी उसको जो है वो फर्ज करें, अगर ये यहाँ पर a होता, ठीक है ना, a को भी मैंने x कह दिया, और ऐसे कर देते हैं, a को भी मैंने x कह दिया, और यहाँ पर b को भी मैंने x कह दिया, और c को मैंने क्या कह दिया, y कह दिया। फर्स्ट करेंगे थर्ड साइड है उसको मैंने y कह दिया। तो
तो देखिए ए और बी तो दोनों किसके इक्वल हो गए, एक्स के इक्वल हो गए, तो मैं ए और बी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है ना। और सी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, वाई लिख सकती हूँ, ठीक है ना। सी की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, वाई लिख सकती हूँ। तो ये मेरा पेरीमीटर अब क्या हो जाएगा, अच्छा क्लास अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर तो मुझे गिवन है, कितना है पैरामीटर ट्रायंगल, ट्रायंगल का 36। तो पैरामीटर की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, 36, ठीक है। और यहाँ देखिए ये x दोनों प्लस के हैं, तो दोनों x क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये तो हो गया पैरामीटर के लिहाज से, मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी फाइंड कर दी कि पैरामीटर के लिहाज से मेरी कंडीशन क्या बन रही है। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। जो इक्वेशन मेरे पास आई है इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, जी। अब जो है दूसरी कंडीशन भी उन्होंने दी हुई है इसी क्वेश्चन में, एक कंडीशन तो पैरामीटर की है, जरा दूसरी कंडीशन को देखिएगा, इसको नाम दे दें कंडीशन 1 का, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 इसको कहा है तो इसको फिर डॉट लगा दें, ठीक है। अच्छा जी, ये कंडीशन 1 है। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या कह रहे हैं, द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, जी 12 सेंटीमीटर हमारी वो हो गई, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, आपको बताया था हाइट है। तो यहाँ हम सेकंड कंडीशन बना लेते हैं अपनी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन में देखिएगा, अगर आप सेकंड कंडीशन पे गौर करें क्लास, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। क्योंकि देखें ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक एंगल किसका है, 90 डिग्री का है, ये देख सकते हैं आप, ये 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो हमारे जहन में एक फॉर्मूला आता है जो मैंने कल भी बताया था, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका है, पाइथागोरस, जी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। कल भी आपको बताया था दिस इज हाइपोटेनस, ये बेस है मेरी, ठीक है। इस साइड को हम कहेंगे बेस, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर से मैंने लिख के बता दिया आपको, ये हाइपोटेनस है, और ये जो नीचे जो लाइन आपको नजर आती है ये क्या है, बेस है, और ये जो स्ट्रेट लाइन जिसको हम एल्टीट्यूड कह रहे हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोटेनस की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक्स लगा लेती हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जबकि परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 का कर लेते हैं हम स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। जबकि बेस की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिए। अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जी 12 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो क्या होता है, 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और ये स्क्वायर जब y पर आएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर 2 पर आएगा तो इसका मतलब मुझे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, जी क्लास। अब इसको फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो बताइए मुझे, जी। यहाँ पर देखिएगा क्लास, अब ये फ्रैक्शन में है और ये होल में है, तो आपको पता है फ्रैक्शन और होल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जाहिर है कि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है ना, 1, इसके डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है,
तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम कह देते हैं कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये 4 मैंने एलसीएम ले लिया। उसके बाद देखिएगा, जाहिर है 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे 4 मिल जाए, तो 1 4 जा 4, और अगर मैंने 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो मैं 4 को ही 144 से मल्टीप्लाई करूंगी। चलिए इस तरह से बता देते हैं रेड पेन से लिख के। 1 को मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम, ठीक है ना। तो जाहिर है मैं इसके न्यूमिनेटर को भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, 4 टाइम। इसी तरह से यहाँ 4 का टेबल मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे 4 मिल जाए, तो 4 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, 1 टाइम। और जाहिर है इसके न्यूमिनेटर को भी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 1 से, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम का मेथड है, आप सीख लीजिए कि मेथड। अच्छा, 144 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आता है, 576, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा क्लास। जी, तो क्लास देखा आपने, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। अब हम यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्लास अब मैं इस वैल्यू को उठाकर अगर इधर ले आऊँ, x के पास ले आऊँ, ठीक है, तो ले आते हैं हम। इन दोनों वैल्यूज को मैं उठा के लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ। तो देखिए 4x स्क्वायर इधर प्लस का है, ये इधर आएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस का तो इधर आने के बाद माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 576 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया है, सिर्फ 0 रह गया। इज इक्वल टू के इस तरफ क्या रह गया है, मेरा 0 बच चुका है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। क्या कह देते हैं इसको, इक्वेशन 2। जी क्लास, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ये कर लेते हैं कि ये 36 को मैं उठा के इधर ले आती हूँ, ठीक है, ताकि x y के पास ही 36 भी आ जाए। जैसे कि ये सबके सब एक साइड पे लिखे हुए, इक्वल टू एक तरफ 0 है, तो हम इसको भी इसी फॉर्म में कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, फिर ये देखें 2x प्लस y के पास मैंने 36 को लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर प्लस का था, यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। और इस को इस तरफ जो मेरा 0 बचेगा लेफ्ट साइड पे, उसे मैं लेफ्ट पे नहीं बल्कि कहाँ लिख रही हूँ, राइट साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो अब ये इक्वेशन वही है जो इक्वेशन 1 थी, सिर्फ उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। तो क्लास अब आपके सामने 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। हमारे पास देखिए 2 मेथड है, या तो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड उस सूरत में काम करता है जबकि दोनों के वेरिएबल एक जैसे हों। यहाँ देखिए वेरिएबल एक जैसे नहीं है, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये y है, ये y स्क्वायर है। हम कैंसिल कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, वेरिएबल ही चेंज है ना। y स्क्वायर से y कैंसिल नहीं हो सकता, x स्क्वायर से x कैंसिल नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में फिर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ कंसीडर इक्वेशन 1, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x की नहीं निकाल रही, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है। y हमारा ऑलरेडी सिंगल है, तो कोशिश करें ऐसे वेरिएबल को यूज किया करें, ऐसे वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड किया करें जो कि सिंगल हो। तो y यहाँ पर सिंगल है, तो मैं इसको y के लिए सॉल्व कर लेती हूँ। लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 1 जी, कंसीडर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं y के लिए सॉल्व करती हूँ, उस वक्त 2x को उधर ले जाऊंगी तो y यहाँ पर सिंगल रह जाएगा जी, y सिंगल रह गया यहाँ पर, और 2x को मैं उधर ले गई तो 2x उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा।
ठीक है, और मैं 36 को भी वहां ले जाती हूँ तो ये यहाँ माइनस है, वहां जाने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। 1 और 2 तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 3 मेरे पास आएगी, ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया है? y के लिए सॉल्व किया है ना। तो इस y की इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 2 में रख दूं तो मुझे x मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो चलें फिर हम रख देते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे। जी तो क्लास, ये इक्वेशन वो है जो अभी अभी हमने बनाई है, y के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। किसको सॉल्व किया है? इक्वेशन 1 को। तो ये गलती मत कीजिएगा कि हमने इक्वेशन 1 को ही सॉल्व किया, वहां से y की वैल्यू निकाली और दोबारा 1 में ही डाल दी, वो आपकी मेजर मिस्टेक होगी। 1 से तो हमने इसे सॉल्व किया है तो 1 में दोबारा नहीं डालना, इसे हम किस में डालेंगे? इक्वेशन 2 में। तो लिख लीजिएगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 आपके सामने है, क्या है इक्वेशन 2? 4x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो y लिखा हुआ है ना, मैं y नहीं लिखूंगी, y की प्लेस, क्योंकि y पूरा का पूरा किसके इक्वल है? -2x + 36। तो y की जगह पे मैं क्या, ये वैल्यू रखूंगी। ठीक है, तो जहां पर y लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखने जा रही हूँ? -2x + 36, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? -576 = 0। ये देख लीजिए, y की प्लेस पे मैंने क्या रख लिया है? ये रख लिया है। ठीक है जी, तो अब देखिएगा क्लास, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a + b होल स्क्वायर का। ये माइनस लिखा हुआ है, इट्स ओके, लिखा रहने दे माइनस, कोई मसला नहीं है। इसको आप पूरे को a ही समझें और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें, माइनस वाली को बाद में लिख दें, ताकि हमारा प्लस जो है वो साइन शुरू में आ जाए, क्योंकि अजीब लगता है शुरू में प्लस लिखा माइनस लिखा हुआ। तो बस कुछ नहीं, इनकी जगह चेंज कर दें। तो कर देते हैं जगह चेंज, माइनस, भाई 36 को मैं पहले लिख देती हूँ और माइनस को बाद में लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखें कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि स्टार्ट में प्लस आ गया है, बस इतनी सी बात है। -576 = 0। अब देखें यहाँ पर a + b होल स्क्वायर के बजाय कौन सा फॉर्मूला आ गया? a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बार बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, यकीनन अब तक तो बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो चुका होगा। किसके इक्वल है -b होल स्क्वायर? a² - 2ab + b²। ठीक है, a² - 2ab + b², ये मेरा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पर। अब मैं इस फॉर्मूले से खोल लेती हूँ, तो आपको पता है कि a वहां पर जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है वो यहाँ पर किसके इक्वल है? फर्स्ट वैल्यू को देखिए a है और सेकंड b है, तो ये 36 किसकी प्लेस में लिखा हुआ है? a की प्लेस में, और ये b की प्लेस में। अब फॉर्मूले में जहां जहां भी a होगा वहां क्या आ जाएगा? 36, और जहां जहां b होगा वहां पर क्या आ जाएगा? 2x। तो कर लेते हैं फिर हम, 4x² माइनस, यहां देखिएगा 36 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, माइनस, फिर आगे लिखा हुआ है 2ab, तो a की प्लेस में आ जाएगा 36 और b की प्लेस में आ जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद देखें आगे लिखा हुआ है प्लस b², तो b² की प्लेस में आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरा यहां तक तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। आगे क्या लिखा हुआ है? 576 = 0। जी, तो क्लास इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिएगा
जी तो क्लास अब देखिए, अगर हम 36 का स्क्वायर लेते हैं यानी 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आएगा हमारा 1296, ठीक है। और अगर 2 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 144। क्या आएगा? 144। और साथ में क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और x पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। आप कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगा रहे थे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट भी लगी हुई थी, ठीक है। तो अब राउंड ब्रैकेट को हमने खत्म कर दिया तो राउंड ब्रैकेट ही लगा लीजिए। आगे आ जाएगा -576 इज इक्वल टू 0। जी तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्लास। अब देखिए, ये जो माइनस साइन है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1296 माइनस माइनस प्लस 144x, उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4x², ठीक है। और बाहर मेरा लिखा हुआ है -576 इज इक्वल टू 0। जी तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये 4x² मेरा प्लस का है, ये 4x² मेरा माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या हो गए? कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मेरे पास सिर्फ एक टर्म रह गई है x की, और ये दोनों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब जब इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे, 1296 को और 576 को, तो कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 144x, ठीक है। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा प्लस होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस साइन जरूर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन मेरा रहेगा 1872 आएगा, साइन मेरा माइनस का रहेगा, ठीक है। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस जरूर हुए लेकिन साइन माइनस का रहेगा। इसको कैलकुलेटर से जब आप प्लस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1872, और इज इक्वल टू के इस तरफ क्या लगा हुआ है? 0। तो क्लास अब हम इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 144x, ये उधर जाने के बाद हो चुका है प्लस, ये हो जाएगा 1872, ठीक है। और देखिए 144 यहाँ पर x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इज इक्वल टू को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये 1872 से डिवाइड हो गया 144। तो जब आप कैलकुलेटर से 1872 को डिवाइड करेंगे 144 से, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा x का वो क्या आएगा? 39, ठीक है। x का आंसर मेरा क्या आएगा? 13। डिवाइड होने के बाद मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब ये x की वैल्यू जो मेरे पास आई है क्लास, उसे हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, और इक्वेशन 3 में भी रख सकते हैं। जी तो क्लास ये देख सकते हैं, x की वैल्यू जो मेरे पास आई है 13, इसको मैं तीनों इक्वेशन में से वैसे तो किसी में भी रखूंगी तो मुझे y की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, लेकिन आपने इजी से इजी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम y फाइंड करते हैं तो यहाँ पर x का 2 आ रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 2x को उधर ले जाना पड़ेगा, 36 को उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब y को फाइंड करने के लिए हमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके y आएगा। इसी तरह यहाँ से तो और भी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, y स्क्वायर की फॉर्म में हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आगे चल के, ताकि स्क्वायर को खत्म करना है, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। अलबत्ता ये इक्वेशन जो हमने खुद ड्राइव की थी, इक्वेशन 3, यहाँ देखिएगा y ऑलरेडी सिंगल ही लिखा हुआ है। जस्ट हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेंगे इक्वेशन 3 क्योंकि हमने खुद बनाई थी। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation
3। ठीक है, किस में डालेंगे? इक्वेशन 3 में। जी, तो इक्वेशन 3 देख लीजिएगा क्या है। y इज इक्वल टू -2x। -2 तो मैं लिख लूंगी और x नहीं लिखूंगी। x की प्लेस में मुझे क्या लिखना है? 13। तो x की जगह में क्या लिखूंगी? 13। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? +36। तो ये देखें, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ओ सॉरी, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ओ सॉरी, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 होगा। ठीक है, 2 13 26 और प्लस माइनस माइनस, आगे लिखा हुआ है +36। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? +36। अब देखिए 36 मेरा प्लस का है और 26 मेरा माइनस का है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगी ना। तो 36 में से अगर मैं 26 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा? यकीन मेरा आएगा 10। ठीक है, 36 में से 26 को माइनस करेंगे तो y क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और y जो 10 आएगा, क्या वो प्लस का होगा माइनस का होगा? ऑफ कोर्स प्लस का होगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ साइन किसका लगा हुआ है? प्लस का लगा हुआ है। तो क्लास आप देख सकते हैं मेरा x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने रिजल्ट की तरफ, जिस तरीके से हमें रिजल्ट देना है। क्लास आप देख सकते हैं हमारे पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। x को हमने क्या कहा था? इक्वल साइड्स कहा था, जबकि y को हमने अनइक्वल साइड कहा था। किसकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे पास इक्वल और अनइक्वल साइड्स दोनों आ चुकी हैं। और हमसे यही पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड हमने फाइंड कर ली है। तो रिजल्ट लिख लीजिएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए, रिजल्ट में हमारे पास 3 साइड है, 2 इक्वल साइड है और एक अनइक्वल साइड है। तो यहां लिखिएगा द लेंथ ऑफ इक्वल साइड किसकी इक्वल साइड? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड क्या होगी? द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या है मेरे पास? 13। क्योंकि इक्वल साइड को मैंने क्या कहा था? x कहा था। 2 साइड्स मेरे पास x की हैं। अगर एक साइड मेरे पास 13 आई है तो जाहिर है कि दूसरी साइड भी क्या होगी? 13 होगी। तो दोनों साइड्स को लिख लीजिएगा। पहली साइड 13 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स 13 की हो गई। अच्छा जी, दूसरा y है। y को मैंने क्या कहा है? अनइक्वल साइड। तो यहां लिख लीजिएगा नीचे। मैं नीचे इस तरह से लिख रही हूं, द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड ठीक है, ये इक्वल साइड्स की लेंथ थी, ये अनइक्वल साइड्स की लेंथ है, जिसको मैंने कहा है y। और y यहां पर मैं क्या आ चुका है हमारा? 10 आ चुका है। तो यहां पर लिख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर। ये मेरा रिजल्ट हो गया क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तीनों साइड्स आपके सामने मेंशन है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्लास, और वीडियो भी पसंद आ रही होंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देखा करें, कई बार देखा करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।